हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में नया लेक्चर लेके आ गए हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 02। इसके पहले पिछले लेक्चर में हम लोग ने पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन देखा था कि पोटेंशियल होता क्या है और किसी चार्ज का पोटेंशियल हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट किया था और हमने पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कैलकुलेट किया था, और डाइपोल के केस में हमने 3 सिचुएशंस में पोटेंशियल कैलकुलेट किए थे। तो वो सारा कुछ आपको पिछले 01 के लेक्चर में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 01। तो वो लेक्चर रेफ़र करके आओगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे होता है। और आज के लेक्चर में जो हम लोग करने वाले हैं, आज उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। थोड़ा हम लोग पोटेंशियल एक और सिचुएशन में कैलकुलेट करेंगे। आज हम लोग पोटेंशियल एक स्फेरिकल शेल की वजह से कैलकुलेट करेंगे, या इन जनरल आई एम स्पीकिंग एक स्फीयर की वजह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम। चलो, जब पोटेंशियल हम लोग बात करते हैं तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन चाहिए होता है फिजिक्स में, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए पहले से क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है और उसका सीरीज़ का लेक्चर भी तुमको लिंक भी हो सके तो मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बेटर होगा कि वो देख के आओ तो तुमको फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बेसिस पे आगे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस वगैरह अपने को देखने हैं। क्वेश्चंस हो गया, आगे कॉन्सेप्ट्स भी देखने हैं। देखो रिलेशन क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, अब मैं डायरेक्टली फील्ड लिखता हूँ, इसका मतलब समझ जाना कि मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई नो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विस्पेस्ड फील्ड लाइंस, करेक्ट। ठीक है, अगर मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं 2 पॉइंट्स कंसिडर करूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इस पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालूं तो क्या आने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या रिलेशन है फील्ड और पोटेंशियल में। तो मैं तुमको बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस एट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ए। देखो मैं कहाँ से कहाँ गया, मैं ए से बी जब गया हूँ तो मैंने चेक किया कि कितना पोटेंशियल चेंज होता है। तो ये मेरा फाइनल, ये मेरा इनिशियल। तो वी बी माइनस वी ए, या इन जनरल किसी भी 2 पॉइंट्स में, फील्ड के अंदर किसी भी 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो इट इज़ गिवन बाय माइनस ई डॉट, ये ध्यान देना डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स वाला, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी आर या डेल्टा आर, वेयर आर इज़, कौन सा आर हमने लिया है, हम ए से बी की तरफ गए हैं ना, तो आर ए बी। ठीक है, ये जनरल आइडिया है तुम्हारे पास। तो यही सिचुएशन अगर मैं लूँ कि कोई भी एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मैं जाता हूँ डेल्टा आर डिस्टेंस कवर करके, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, इट इज़ गिवन बाय माइनस ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसके बारे में। और ये कैसे डिराइव होता है, इसको डिराइव करने के लिए यू कैन ट्राई डिराइविंग, तुमको डेरिवेशन पूछेगा नहीं कहीं पे भी, जस्ट इसका यूज़ करके हमको कुछ फील्ड्स निकालनी है, सॉरी पोटेंशियल्स निकालने हैं। ये एक्सप्रेशन देखो क्या बोल रहा है, चेंज इन पोटेंशियल व्हेन वी मूव बाय अ डिस्टेंस डेल्टा आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज गिवन बाय माइनस ई डॉट डेल्टा आर, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये बात भी ध्यान रखना। तो फील्ड और जो डिस्टेंस में तुम ट्रैवल कर रहे हो उसमें एंगल पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये केस में देखो, मैं ए से बी गया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थीटा 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा में कॉस 0 मिलेगा। यहाँ मैं एंगल पे कुछ गया हूँ ना, ए से बी देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल है, तो वहाँ वो एंगल कॉस थीटा के साथ में आने वाला है, या कॉस के साथ में वो एंगल का हमको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। सो द वैल्यू विल बी चेंज कम्प्लीटली। ठीक है, तो थीटा या डॉट प्रोडक्ट पे स्ट्रिक्टली ये डिपेंडेंट है, ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना। सो इट इज़ माइनस ई डॉट डेल्टा आर। यहीं पे अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में परेशान मत हो, मैं तुमको डायरेक्टली रिलेशन दे देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिलेशन होता है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस, या माइनस साइन यहीं रखो, माइनस ई डॉट डी आर
और ये कहाँ से कहाँ, अगर हम R1 से R2 ट्रैवर्स करते हैं इन द फील्ड, मतलब फील्ड में R1 से R2 या कोई भी पोजीशन, जैसे सपोज A से B गए थे ना, तो A का कुछ पोजीशन होगा R1, B का कुछ पोजीशन होगा R2। सो R1 से R2 हमको फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये फील्ड वेरिएबल है। समझ में आया? यहाँ फील्ड कांस्टेंट थी या यूनिफॉर्म थी तो फॉर्मूला डायरेक्टली E डॉट डेल्टा आर था। यहाँ फील्ड वेरिएबल है तो इसलिए फॉर्मूला ऐसा है। समझ में आया होगा आई होप सबको। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए, यही फॉर्मूला मैं बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए बनाऊँ, फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब ये डेल्टा आर बहुत छोटा हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। ये इतना कुछ परेशान होने का बात नहीं है, बस इसी का डिफरेंशियल फॉर्म है, या तुम बोल सकते हो कि पार्शियल फॉर्म है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म। ये हमने डी के फॉर्म में लिखा है, ये होता है माइनस ई डॉट डी आर। सेम फॉर्मूला लिखा है, बस अगर हम लोग बहुत छोटे से पॉइंट के लिए करते हैं तो बहुत छोटे से पॉइंट के लिए कब करते हैं? जब फील्ड वेरी हो रही है ना अलग अलग डिस्टेंसेस पे, तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटे से पॉइंट का फील्ड निकालते हैं या बहुत छोटे से पॉइंट का पोटेंशियल इस केस में निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसी सिचुएशन को आगे कंटिन्यू करके हम लोग ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा क्या सिचुएशन चल रहा है। एक ये फॉर्मूला और ये तो ऑफकोर्स अप्रोच है, और ये फॉर्मूला, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कुछ कंक्लूजन्स भी निकल के आ रहे हैं। क्या कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं? माइनस साइन है एक, सो दिस नेगेटिव साइन, ये क्या बता रहा है ज़रा देखो। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ओके, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स समथिंग ना। क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो, जैसे जैसे मैं फील्ड के डायरेक्शन में चलूंगा, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव है। चेंज नेगेटिव कब होता है? जब फाइनल वैल्यू स्मॉल इनिशियल वैल्यू से कम होती है ना। चेंज नेगेटिव का मीनिंग क्या है? चेंज नेगेटिव का मीनिंग ये है कि जब हम लोग फाइनल वैल्यू जिस पे पहुंच रहे हैं वो इनिशियल वैल्यू से भी कम हो जाए तो चेंज नेगेटिव हो गया ना। तो यहाँ चेंज नेगेटिव मिल रहा है। चेंज नेगेटिव मिलने का मतलब ये है, इट इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल decreases in the direction of electric field. This is very important, very important. ये statement बहुत ज़्यादा important है। इस पे तुमको बहुत सारे questions सिंप्लीफाई होके मिल जाएंगे, या इसका यूज़ करके तुम बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो। इनफैक्ट ये JEE में बहुत काम आएगा तुमको, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बोलता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ इधर। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ एक पॉइंट लिया तुमने A और यहाँ एक पॉइंट लिया तुमने B, और तुमको पूछ दिया किसी ने कि पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B में क्या रिलेशन है। जैसे तुमको ऑप्शंस दिए हैं, VA इज लेस देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB, या VA इज इक्वल टू VB, या नन ऑफ दीज, जो भी। या मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूँ, नोटा, नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव। कौन सा ऑप्शन क्या लगता है तुमको ट्रू होना चाहिए, बताओ मुझे कमेंट्स में। देखो, जिसने ट्राई किया है, अगर नहीं समझ में आया तो ये बात समझो, ये स्टेटमेंट से ही तुमको आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट सेज पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब तुम A से B जा रहे हो तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब A पे ज़्यादा होगा, B पे कम होगा। सो दैट्स वाई द आंसर सेकेंड वन इज करेक्ट, VA इज ग्रेटर देन VB। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था यहाँ से याद रखने के लिए, पोटेंशियल फील्ड के रिलेशन से। एक बार ये हो जाएगा तो हम लोग इसके आगे यूज़ करके, इसका आगे यूज़ करके हम लोग पोटेंशियल डिराइव करने वाले हैं ड्यू टू अ स्फीयर। ठीक है, तो इतना पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है सब कुछ। ओके, नोट डाउन कर लिया है सबने? एक सेकंड, नोट डाउन कर लिया है सबने? चलो, अभी ये जो फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन मिला है ना, इसके बारे में थोड़ा सा एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे देता हूँ। जनरलाइज स्टेटमेंट मतलब इसका एक जनरलाइज फॉर्म दे देता हूँ जो हम लोग यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर। देखो क्या है जनरलाइज सिचुएशन इसका। जनरलाइज सिचुएशन ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें मैं कोई
चार्ज लेके आता हूँ तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है। या सपोज मैं उस पर इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे आता हूँ, जैसे सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में R1 लोकेशन पे है, ठीक है। ये आई एम नॉट कंसिडरिंग कि कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मैं बस बता रहा हूँ तुमको कि कहीं एक लोकेशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है इस लोकेशन का, सपोज ये वो पॉइंट P है, इसका लोकेशन R1 वेक्टर है या R1 है, और मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे आता हूँ, सपोज ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से यहाँ मैं आ रहा हूँ, मुझे फाइंड करना है कि पोटेंशियल में चेंज कितना होगा। तो ऑफ कोर्स इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो जाता है, मतलब मैं चेंज फाइंड करूँगा तो मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं फाइंड करूँगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इजंट इट। सोचो, यही फाइंड करूँगा ना मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ तो पोटेंशियल क्या होता है, दिस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू, अब हम लोग ने अभी जस्ट निकालना सीखा है, क्या निकालना सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो पोटेंशियल इज इंटीग्रल माइनस ई डॉट डी आर। तो हम लोग इस बार कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, इस बार हम आ रहे हैं इन्फिनिटी से R1, बस यही एक चेंज होने वाली चीज़ है, दैट्स ऑल। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखना, तो इसका यूज़ करके तुम पोटेंशियल डिराइव कर लोगे, ठीक है। इन्फिनिटी से R1 के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, आई होप हम लोग इसको यूज़ करके आगे कर पाएंगे। चलो देखते हैं, ये नोट डाउन कर लो सब लोग। अब हम लोग जा रहे हैं पोटेंशियल निकालने ड्यू टू अ स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, ध्यान देना कौन से स्फीयर का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ बता देता हूँ मैं तुमको। दो तरह के स्फीयर्स हो सकते हैं, कंडक्टिंग सॉलिड एंड हॉलो। तो सॉलिड और हॉलो ले लेता हूँ मैं। सॉलिड में हम लोग एक ही स्फीयर का बात करेंगे जो कि होगा कंडक्टिंग, ठीक है। हॉलो में हम दोनों स्फीयर्स का बात करेंगे, दोनों स्फीयर्स मतलब हम बात करेंगे कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग का, बोथ, ठीक है। तो अगर मेरे पास सॉलिड स्फीयर है तो उसमें सिर्फ कंडक्टिंग स्फीयर के केस में ये सारा कुछ एप्लीकेबल होगा। अगर मेरे पास हॉलो स्फीयर है तो उसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों के केस में ये सिचुएशन एप्लीकेबल होगा। आई होप सबको समझ में आया मैंने क्या बोला। अगर मेरे पास सॉलिड स्फीयर है तो उसमें सिर्फ कंडक्टिंग वाले केस में मैं ये सारा कुछ अप्लाई कर पाऊंगा, अगर हॉलो है तो उसमें मैं कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों केसेस में ये चीज़ अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, सपोज मेरे पास कोई ऐसा स्फीयर है, इन तीनों में से ही कोई एक स्फीयर है, लेट्स जस्ट से दिस इज दैट स्फीयर। अब ये स्फीयर के वजह से मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेट्स सी, ठीक है। ये एक स्फीयर है, मैं कंसिडर करके चलता हूँ इन तीनों। देखो इन तीनों का स्पेशलिटी क्या है, क्यों मैंने यही 3 केस ले रहा हूँ। ये 3 केस लेने का स्पेशलिटी ये है, या इनका स्पेशलिटी ये है कि इन तीनों में चार्जेस जो होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होंगे। कंडक्टर में भी सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं, हॉलो है तो सारे चार्जेस सरफेस पे होंगे, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये वो स्फीयर है, तो सपोज सारे चार्जेस स्फीयर के सरफेस पे हैं और होंगे भी, क्योंकि हमने जो केसेस लिए हैं वो यही केसेस हैं, ठीक है। इससे सेंटर से r डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पॉइंट P है, यहाँ मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस सपोज कर लो r है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। 2 केसेस में पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, एक जब हम लोग स्फीयर के बाहर हैं, मतलब ये पॉइंट जब स्फीयर के बाहर है, दूसरा जब हम लोग स्फीयर के अंदर आ जाते हैं, मतलब ये पॉइंट P यहाँ कहीं स्फीयर के अंदर आ जाए तो क्या होगा सिचुएशन। चलो देखते हैं, पहले तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट आउटसाइड कंसिडर करते हैं। तो हमको पता है क्या करना पड़ेगा, हमको रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, मतलब वी विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, इन्फिनिटी से ये पॉइंट पे आएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लेंगे, हो गया अपना, ठीक है। देखते हैं, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, अभी लिखा था ना मैंने फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से R1, ठीक है। चलो करते हैं, ये इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर इन्फिनिटी से कहाँ, R1 के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर कंसिडर किया हुआ है यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, जो इसके पहले के पहले वाला लेक्चर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला, आई गेस, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 08, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, देख लेना। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। हम इन्फिनिटी से R1 पे आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अपने को पता है इन्फिनिटी पे फील्ड जो है वो 0 है, बट इन्फिनिटी के जस्ट पहले फील्ड कितना है वो नहीं पता है ना,
समझा मैंने क्या बोला? इन्फिनिटी के जस्ट पहले फील्ड कितना है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी इंटीग्रेशन को R1 से इन्फिनिटी लूँगा, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, और मुझे R1 पे फील्ड पता है। R1 पे फील्ड क्या होती है, R पे फील्ड क्या होती है, R1 कितना है, R है ना, ये ध्यान रखना। R1 कितना है, R1 मतलब तुम्हारा ये, और R2 मतलब तुम्हारा ये कहाँ से कहाँ आ रहे हो, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे आ रहे हो ना, तो इसका लोकेशन R है, वो लिमिट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ E डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ बोलो, R1 से इन्फिनिटी। आई होप सबको समझ में आया। माइनस साइन कहाँ गया, मैंने लिमिट्स उल्टा किया है तो माइनस साइन हट जाता है। जिसने मैथ्स किया होगा इंटीग्रेशन तो उनको पता होगा डायरेक्ट लिमिट हम लोग उल्टा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो वी पी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन में सॉरी लिमिट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सब्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K, और यहाँ स्फीयर पे अगर इमेजिन कर लो टोटल चार्ज है कैपिटल Q, तो K कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर क्या डी आर। आई होप सबको समझ में आया ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाना है अपने को, R1 से इन्फिनिटी। ओके, इंटीग्रेशन करने के लिए बाहर ले लो जो भी है बाहर, क्या बाहर है, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट का क्या होगा ज़रा समझो, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, P से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो P से इन्फिनिटी जाने के टाइम पे डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर और dr का डायरेक्शन भी इधर है, तो मतलब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा एंड वी विल गेट के क्यू बाहर इंटीग्रेशन के अंदर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, R1 से इन्फिनिटी। ऑलराइट, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -kq। लिमिट सब्स्टिट्यूशन करो, फाइनल लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी माइनस इनिशियल लिमिट है R1। ओके फाइन, क्या आ रहा है, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी तुमको मिलता है kq/R1। इज दैट क्लियर? चलो अब हमको पता है दैट सिंस R1 इज इक्वल टू R1 है क्या, ये पहला वाला लोकेशन ना, बट पहला लोकेशन R डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू kq/R। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ध्यान रखो। किसी भी स्फीयर के वजह से किसी पॉइंट P पे जो कि R डिस्टेंस पे है उसके सेंटर से, पोटेंशियल होता है kq/R, और अपने को मालूम है पोटेंशियल kq/R किसकी वजह से होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से भी होता है ना, मतलब ये स्फीयर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेवियर देता है। तो ये तो हम स्टार्ट से देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी कि पोटेंशियल स्फीयर कोई भी स्फीयर जो होता है वो पॉइंट चार्ज जैसा ही बिहेवियर देता है। इन तीन केसेस में कोई भी स्फीयर अगर तुम लोगे तो वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेवियर देता है, जो कि हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, मतलब पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो एक हमने निकाल लिया बाहर की तरफ पोटेंशियल, मतलब स्फीयर से बाहर कोई भी डिस्टेंस हमको दिया है तो वहाँ पोटेंशियल की क्या वैल्यू है ये हमने डिराइव कर लिया है। इसको कॉपी करो, फिर हम लोग पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो देखो इसमें साथ में ऐड कर लेना, ये जो पोटेंशियल तुमने निकाला है ना, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन R इज ग्रेटर देन R, मतलब दिस इज व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर रहेगा तो ये चीज़ ट्रू होगी। ओके, मैं साइड हो गया हूँ, पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो रब करते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग इनसाइड द स्फीयर भी निकाल लेते हैं एक केस में। अच्छा पहले एक केस देख लो, सरफेस पे क्या होगा स्फीयर के, जैसे स्फीयर के सरफेस पे आ जाए हम लोग, तो एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे क्या होगा, देखो R छोटा होते होते स्फीयर के सरफेस पे कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, मतलब R विल बी इक्वल टू कैपिटल R, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा kq/R। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा सिंपल सा एक कंक्लूजन है, कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, देखो ये बात याद रखना कि ये जो हम लोग k ले रहे हैं, ये k हमेशा 1/4πε0 ही है, तो यहाँ मत फंस जाना कि k क्या लिख दिया सर ने, k सबको पता होना चाहिए क्या है, काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो इतना तो पता हो ही गया होगा अब तक। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर देखते हैं, इनसाइड स्फीयर का मतलब व्हेन R इज लेस देन R। ठीक है, चलो सिचुएशन देखो, सपोज इसे इनसाइड द स्फीयर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, कोई ये पॉइंट है अंदर स्फीयर पे,
और ये पॉइंट अभी P है, और स्फीयर के सरफेस से स्फीयर के इस पॉइंट पे या बेसिकली किसी पॉइंट P पे हम लोग स्फीयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अंदर स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट P लिया है मैंने जहाँ पे स्मॉल r इज़ लेस दैन कैपिटल R, यहाँ मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो जैसे बाहर वाले केस में हमको इन्फिनिटी का पोटेंशियल पता होता था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो कंपेयर करके इसका पोटेंशियल निकाल लिया हमने। तो इस बार देखो, इस बार हमको इस सरफेस का पोटेंशियल पता है और सरफेस से हम r डिस्टेंस अंदर जा रहे हैं, तो हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे यूजिंग द सेम कंपैरिजन मेथड, क्योंकि हमको सरफेस का पोटेंशियल पता है, दैट इज KQ/R। यहाँ नहीं समझ में आया तो मैं इसको VS लिख देता हूँ, सरफेस का पोटेंशियल। ठीक है, चलो हमको सरफेस का पोटेंशियल पता है, सो देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट सरफेस, हमको पता है ना हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम सरफेस से R पे जा रहे हैं या सरफेस से पॉइंट P पे जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे इन्फिनिटी से P पे आ रहे थे तो इट वाज VP माइनस V इन्फिनिटी, वैसे हम यहाँ से सरफेस से R पे जा रहे हैं या सरफेस से पॉइंट P अंदर जा रहे हैं, तो इट वुड बी VP माइनस VS, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल अगेन E.dr, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कैपिटल R से स्मॉल r। समझा सबको? इनिशियल डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है ना, जैसे इनिशियल डिस्टेंस इसमें इन्फिनिटी था, यहाँ इस बार कैपिटल R है, और फाइनल डिस्टेंस स्मॉल r आ रहा था, तो यहाँ फाइनल डिस्टेंस स्मॉल r है, ये छोटा वाला। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, जैसे हम लोग R से स्मॉल r की तरफ जाने का ट्राई करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकाला था, फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0 हो जाता है। अपने को पता है सिंस फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर इज 0, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड 0 है। अब वो कंडक्टिंग सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, हॉलो में नॉन कंडक्टिंग में भी अंदर फील्ड 0 होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सॉलिड में तो कंडक्टिंग के केस में अंदर फील्ड 0 होता है, तो फील्ड स्फीयर के अंदर 0 है, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डिसकंटिन्यूअस और is a function, or basically electric field is not defined just inside the sphere। स्फीयर के जस्ट इनसाइड तो डिफाइंड ही नहीं है फील्ड, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन पार्ट है 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अंदर फील्ड है ही नहीं। जब अंदर फील्ड है ही नहीं तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, यहाँ फील्ड वेरिएबल थी तभी तो हम इंटीग्रेट कर पा रहे थे ना, अब फील्ड ही नहीं है अंदर तो इंटीग्रेशन करोगे किसका। सो देयरफॉर इंटीग्रल E.dr वुड बी 0, एंड व्हेन दिस इज द केस तो हमको मिल जाएगा देयरफॉर VP माइनस VS इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से मिलेगा VP इज इक्वल टू VS, तो यहाँ से VP क्या मिल रहा है, KQ/R। अब ये जो चीज़ है ना, ये तुमको बहुत काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, है ये इंपॉर्टेंट। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सरफेस के अंदर या स्फीयर के अंदर पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R है, तुमको पता है कैपिटल R कांस्टेंट है ना, रेडियस थोड़ी चेंज हो रहा है स्फीयर का। सो देयरफॉर पोटेंशियल inside the sphere is constant, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और वो वही होता है जो सरफेस पे होता है, मतलब कोई भी स्फीयर लो, बड़ा छोटा डजंट मैटर, उसके अंदर पोटेंशियल उतना ही होगा जो उसके सरफेस पे होगा, और हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। मतलब यहाँ 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 हर पॉइंट पे कहीं भी तुम पोटेंशियल निकालोगे, जब तक तुम स्फीयर के अंदर हो, हर जगह तुमको पोटेंशियल क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम छोटा सा एक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, पॉज करके नोट डाउन करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलो नोट डाउन हो गया होगा, देखते हैं। अब जो हम लोग चीज़ करने जा रहे हैं ना, वो पोटेंशियल से रिलेटेड एक दूसरी क्वांटिटी है जो हमको पढ़नी है। बिना पोटेंशियल समझे वो समझने जाओगे तो समझ तो आ जाएगा, बट हमेशा एक होल रह जाएगा उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में। होल मतलब इनकम्प्लीट लगेगा तुमको हमेशा वो एक्सप्लेनेशन। इनकम्प्लीट एज इन तुमको लगेगा हाँ पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, बट कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे कि कैसे आया ये।
तो इसलिए हमने पोटेंशियल पहले कर लिया, पोटेंशियल अब समझ में आ गया तुमको, तो तुम पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए रेडी हो। चलो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, कोई नई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। चलो, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? अभी पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे एक ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब जैसे मैं तुमको एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, तुम लॉज ऑफ मोशन में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ोगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कोई मेरे पास एक मास है, ठीक है, ये मास m है, इसको मैं ऐसे उठा के इस h हाइट पे लेके जाऊँ या यहाँ से यहाँ ले जाके फिर यहाँ ले जाके h हाइट पे लेके जाऊँ, इन दोनों केसेस में इसकी एनर्जी यहाँ जाके mgh ही होने वाली है। इट डजेंट मैटर, मतलब ये पेन को समझो, ये पेन को मैं ऐसे h हाइट पे लेके जाऊँ या ऐसे सीधा h हाइट पे लेके जाऊँ या यहाँ ले जाके h हाइट पे लेके जाऊँ, इन तीनों केसेस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ mgh से बढ़ेगी। इट डजेंट मैटर कौन से रास्ते से मैं जा रहा हूँ, चाहे मैं इसको ऐसे स्ट्रेट h हाइट ऊपर लेके चला जाऊँ तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, चाहे ऐसे h हाइट ऊपर लेके जाऊँ, डायगोनली h हाइट ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ेगी, या इस पाथ से जाऊँ या इस पाथ से h हाइट लेके जाऊँ या इस पाथ से h हाइट लेके जाऊँ। इट डजेंट मैटर वट एवर पाथ आई चूज और वट एवर पाथ आई टेक इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमेशा उसका वर्क सेम रहने वाला है। तो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, डरो मत, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके पहले एक चीज़ याद रखना, ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और हमेशा तुम पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही समझना। पोटेंशियल एनर्जी is always associated with system of charges। मतलब एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में ही क्या, कहीं भी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस का ही पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे, मतलब दो चार्जेस तो कंपलसरीली चाहिए हमको, ठीक है। ओके, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक चीज़ पता है, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये हमको पता है। ये कहाँ से आया? ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से आया, कंजर्वेटिव फोर्सेस के डेफिनेशन से। बस इतना बात याद रखो, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, अभी जस्ट मैंने बताया। तो यहाँ चाहिए तो साइड नोट में रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, बस, ठीक है। चलो इसको बोल्ड में साइड में रख देना। ओके, तो यहाँ से सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, एक कैपिटल क्यू है और एक स्मॉल क्यू नॉट है या एक स्मॉल क्यू है। इसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे डिफाइन करना है। मतलब जब ये पोटेंशियल एनर्जी या जब ये दोनों इस कॉन्फ़िगरेशन में है, सपोज ये दोनों आर डिस्टेंस पे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा या पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर कितना वर्क कर रहा है, तो हमको वर्क निकालने के लिए एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये ज़ीरो वर्क करेगा, तब हमको पता चलेगा यहाँ कितना वर्क करेगा। मतलब मैं इसको इन्फिनिटी पे रखूँ चार्ज क्यू को, तो वहाँ से यहाँ लेके आऊँ, तो जो वर्क होगा या जो वर्क हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, या जो वर्क हम जो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा इसको अपोज करने में, वही उसका ही नेगेटिव हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी, यहाँ से यहाँ तक वर्क कितना था तुमको याद है? हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन करने के टाइम पे ये वर्क कैलकुलेट किया था। पॉइंट चार्ज के केस में भी ये वर्क कैलकुलेट किया था, एंड द वर्क कम्स आउट एज, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करूँ तो माइनस में आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क है उसके ऑपोजिट में
एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना आता है के क्यू नॉट बाई आर। अगर तुमको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर अच्छे से देखो, मैं पिछला लेक्चर का लिंक यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है मैंने, ठीक है। तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी कब की है, जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग r डिस्टेंस पे लाके कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब दो चार्जेस जब r डिस्टेंस सेपरेटेड हैं तब की पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस सेपरेटेड थे। मतलब ऐसा सिचुएशन है कि ये दो चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और ये दोनों चार्जेस जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड थे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला, मैंने चेंज निकाला है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r माइनस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इन्फिनिटी इज के क्यू नॉट बाई आर। और एक बात ध्यान रखना कि जब दोनों चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेशन पे ये वाला चार्ज इस पे कोई भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे फोर्स जीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो। जैसे तुमको पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी भी ज़ीरो होती है। तो ये आ जाएगा के क्यू नॉट बाई आर। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगेन एज यूजुअल। देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पोटेंशियल के एक्सप्रेशन जैसा ही दिख रहा है, एक्सेप्ट इसमें एक एक्स्ट्रा क्यू नॉट आ गया, बस यही है ना। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर, बस यहाँ पे क्यू नॉट आ गया। अगर हमने चार्ज क्यू नॉट लिया था, ठीक है, हमने चार्ज स्मॉल क्यू लिया है तो स्मॉल क्यू रखते हैं, ओके चलो ओके। सो हमने चार्ज स्मॉल क्यू लिया था तो यहाँ पे स्मॉल क्यू डाला, बस एक ही डिफरेंस आ गया है कि पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में ये क्यू चार्ज भी आ गया है। तो अगर मैं ठीक से देखूँ तो ये इतना जो पार्ट है मेरा के क्यू बाई स्मॉल आर, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल चार्ज क्यू ना। तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स पोटेंशियल, सिंपल एज दैट। ये दिखने में एकदम सिंपल है, बार बार यूज हो जाएगा ये, ठीक है, बार बार यूज। मतलब अब हम जितने भी सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना, सिर्फ यही एक्सप्रेशन यूज करके निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो इट्स लाइक देखो ना कितना सिंपल है, तुम कोई भी चार्ज क्यू उठा के किसी पोटेंशियल फील्ड वी में लेके आओ तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू वी, सिंपल एज दैट, ओके। और यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वर्क के इक्वल, याद है, वर्क एक्सटर्नल, ये तो चेंज इन पोटेंशियल है, ओके। तो इसका मैं डेफिनेशन अभी देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का आर डिस्टेंस पे, पहले इतना कॉपी करो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, देखो, ठीक है, चलो कॉपी हो गया होगा। तुमने पोटेंशियल का एक कुछ आइडिया समझ लिया, पोटेंशियल एनर्जी का, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल तो हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया समझ लिया है पोटेंशियल के टर्म्स में। तो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस का निकालने जा रहे हैं। ज़रा देखो कैसे निकालेंगे, वर्क के टर्म्स में ही निकालेंगे, डिराइव करेंगे। देखो जैसे मेरे पास एक सिचुएशन समझो, कैसा सिचुएशन है, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, खराब ही हो गया ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस के सिस्टम का मैं पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने जा रहा हूँ। ज़रा देखना, जैसे मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जो भी है, एक्स वाई जेड जैसा भी ले लो, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ जहाँ पे एक चार्ज है q1 जो कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस r1 वेक्टर पे है या कुछ पोजीशन r1 वेक्टर पे है, एक दूसरा चार्ज है q2 जो कि सेंटर से कुछ पोजीशन वेक्टर r2 के डिस्टेंस पे है, और इन दोनों में जो सेपरेशन है दैट इज़ r12 वेक्टर। ये थोड़ा वेक्टर पता होगा, वेक्टर्स के बारे में कुछ भी पता होगा, थोड़ा भी पोजीशन वेक्टर्स के बारे में, तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मुझे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे सब लोग। इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितना पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने किया क्या है ज़रा समझो। मैंने पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाया, फिर Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाया, तभी तो ये दोनों इस कन्फिग्रेशन में आए हैं ना।
इनको इस कन्फिग्रेशन में लाओगे कैसे? कन्फिग्रेशन में लाने के लिए तुमको दोनों चार्जेस को लेके आना पड़ेगा ना उस सिचुएशन में। तो कैसे लाओगे? तो हम लोग जो भी पोटेंशियल एनर्जी के केस में डेफिनेशन देते हैं वो हमेशा इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में देते हैं। तो हम लोग इन्फिनिटी से Q1 को उठा के लाते हैं, इन्फिनिटी से Q2 को उठा के लाते हैं, और दोनों को लाने में कितना वर्क हुआ है यही अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी। अरे किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? उस पर उस पर कितना वर्क हुआ है। जैसे इस पेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही है जितना वर्क इस पे हमने किया है इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाने में। अब देखो अगर ये दोनों चार्जेस सेम हैं तो ये दोनों चार्जेस रहना थोड़ी चाहेंगे साथ में, रहना चाहेंगे क्या साथ में? रिपेल करेंगे ना। तो इनको अगेंस्ट द रिपल्शन हमने साथ में रखा है, तो जो वर्क किया है उसको अगेंस्ट द रिपल्शन रखने में वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल एज दैट, है ना। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द वर्क डन ऑन द सिस्टम इन ब्रिंगिंग इट इन दैट कन्फिगरेशन। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देता हूं, देखो जरा क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड as the work done in bringing the charges from infinity to that distance or that particular configuration। किस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या मैं लिख रहा हूँ, कुछ फॉरेन लैंग्वेज तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबको समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट केस, अगर मुझे Q1 पे कितना वर्क हुआ है निकालना है, सो वर्क डन ऑन Q1 इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 ना। इसको कहाँ से कहाँ लाए हम? इन्फिनिटी से R1 पे लाए हैं ना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब एक सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि Q1 को जब हम लोग ला रहे थे तो कोई भी यहाँ चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो वर्क ज़ीरो लगेगा। सो देयरफॉर वर्क डन विल बी ज़ीरो एज देयर वेर नो अदर चार्जेस प्रेजेंट, नो अदर चार्जेस, सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ if we want to find work done in bringing Q2, ठीक है, in bringing Q2 from infinity सीधा infinity to R2। अगर मैं infinity से R2 Q2 को लेके आ रहा हूँ, ज़रा समझो क्या है अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ एक चार्ज है Q1, इसको मुझे ये चार्ज में लेके आ चुका हूँ, इससे R12 डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज Q2 मुझे लेके आना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमको पता है ये वर्क हो जाएगा। अभी जस्ट हमने पिछले वाले बोर्ड के स्लाइड में लिखा था कि वर्क डन जो होता है दैट इज गिवन बाय पोटेंशियल टाइम्स द चार्ज। तो यहाँ इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इनटू कौन सा चार्ज है? Q2 इंटू V हो जाएगा ना पोटेंशियल, सिंपल एज दैट। सो दिस इज गोइंग टू बी Q2 इंटू पोटेंशियल एट Q1 कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट Q1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? R12। सो इट इज गोइंग टू बी KQ1 अपॉन R12। सो देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी और द वर्क वी गेट इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12। ये आया एक्सप्रेशन वर्क का, या इसी को मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क लिख दिया मैंने। सिंस दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R12। ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है Q1 Q2। अच्छा, इसी को आगे अगर एक्सटेंड करूँ मैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो,
ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो अब तुमको कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दे, Q1 Q2 Q3 Q4 डजंट मैटर, बस तुमको उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए और उनका चार्जेस कितना है, बस वही यहाँ पे इनपुट पुट करोगे तो तुमको किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद कि 2 से ज़्यादा अगर चार्जेस आ गए तो क्या हो गया, और यही 2 चार्जेस को अगर मुझे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना हो, जैसे कोई ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें मुझे इन दोनों चार्जेस को लाना हो, यहाँ कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो मैं इन चार्जेस को इस कन्फिग्रेशन में लाया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जो भी चल रहा है। ओके, सिस्टम ऑफ चार्जेस 2 थे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है कि 2 चार्जेस का सिस्टम का क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है। आई होप सबको याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी है K Q1 Q2 बाई R12। 12 का मीनिंग क्या है या R12 का मीनिंग क्या है? R12 का मीनिंग है डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, दैट्स ऑल। ठीक है, या बोल सकते हो सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। तुमको पता है पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं ना, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्जेस। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा परेशान मत होना क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से तुमको बता रहा हूँ एक ही चीज़, वर्क इज़ इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो उसको अब हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो, मेरे पास एक चार्ज है Q1, मेरे पास एक चार्ज है Q2, मेरे पास एक चार्ज है Q3, मेरे पास एक चार्ज है Q4 एंड सो ऑन, मेरे पास चार्जेस हैं Qn। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। Q1 से Q2 का डिस्टेंस है R12, Q1 से Q3 का डिस्टेंस है R13, Q1 से Q4 का डिस्टेंस है R14 एंड Q1 से Qn का डिस्टेंस है R1n। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये वेक्टर साइन नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो R13, R12, R14। ओके, सिमिलरली Q2 से Q3 का डिस्टेंस तुमको पता है R23, Q3 से Q4 का डिस्टेंस R34 एंड सो ऑन। मतलब तुमको समझ में आ रहा है, बहुत सारे पेयर्स बनने वाले हैं ना यहाँ पे, जैसे 2 से 4 का भी डिस्टेंस होगा 2, 4 एंड सो ऑन। ज़रा समझो, अगर मैं एक चार्ज Q1 को यहाँ पे लेके आऊँगा तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 कितना होगा? 0 ना। बट वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 क्या हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 अगर मैं लिखूँ वर्क डन फर्स्ट कितना हो जाएगा? 0। वर्क डन ऑन सेकेंड चार्ज कितना होगा? वर्क डन ऑन सेकेंड चार्ज हो जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट R12। ये समझ में आया? Q2 इंटू पोटेंशियल एट R12 ना, R12 पे ये वाले चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैं थर्ड वाले पे वर्क डन कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा? थर्ड वाले पे वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो थर्ड वाले पे वर्क डन आएगा पहला, तो Q2 को यहाँ पे लाने में कुछ वर्क किया है वो हो जाएगा Q2 इंटू VR12। फिर अब Q3 को तुम 2 चार्जेस के अगेंस्ट उठा के लाओगे, ध्यान देना, Q3 को तुम उठा के लाओगे तो Q1 भी अपोज करेगा, Q2 भी अपोज करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस Q3 R13 प्लस Q3 R23। यस, ओके। सेम मैं W4 लिख सकता हूँ फोर्थ वाले चार्ज के लिए, सेम मैं Wn लिख सकता हूँ nth वाले चार्ज के लिए। तो ये सब कुछ क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसी को मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखते हुए चलता हूँ, नेट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से एक मेरे को नेट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल रहा है। देखो क्या मिल रहा है हमको, मिल रहा है K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14। अगर 4 हैं तो n है तो टिल n। ओके, ये हो जाएगा अप टू K Q1 Qn अपॉन R1n। अब यहीं ये सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा है, यहीं ये सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा है, ये सिस्टम आगे चलेगा K Q2 Q3 R23 अप टू ये कहाँ तक जाएगा? ये भी n तक जाएगा, K Q2 Qn अपॉन R2n। फिर आगे कंटिन्यूस एडिशन होगा, थर्ड का फोर्थ के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ, थर्ड का nth के साथ, इजंट इट? फिर फोर्थ का एडिशन होगा टिल n तक,
मतलब मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देख लेना जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, के कॉमन हो जाएगा, यस और नो, तो के कॉमन ले लो, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ से आ जाएगा समेशन, क्या आ रहा है देखो, QIJ अपॉन RIJ। इसमें I और J क्या है, 1 2 1 2, नीचे 1 2, ये भी 1 2, तो I और J ऊपर नीचे सेम रहने वाले हैं। बस यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास ऑल पेयर्स ऑफ I एंड J, मतलब I J के जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं सारे तुमको ऐड करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। ये तुम्हारा नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। और ये एकदम एक्यूरेट फार्मूला है, बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। चाहे जितने चार्जेस तुमको दे दे, चाहे जितने पॉइंट चार्जेस तुमको दे दिए जाए, सबका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला तो तुम ये फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब तुमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, बहुत सारे इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, तो तुम एक एक चीज़ समझो ना, 1 एट अ टाइम, Q12 Q13 Q14 एंड सो ऑन। तो सारे तुम ऐड कर रहे हो तो तुमको मिल रहा है। जैसे यहीं पे तुम्हारे पास सिर्फ 3 सिस्टम होते तो यहाँ कौन कौन सा पेयर लेते, 1 2 1 3 हो गया, 1 वाले का ख़त्म, 2 3 ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल, अपॉन R12 R13 और R2 3, दैट्स ऑल। तो जितने भी चार्जेस आए उस हिसाब से पेयर्स बढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन तुमको मिल जाएगा। ओके, एक लास्ट चीज़ करनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस इन द फील्ड। ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम लोग वो भी कर लेते हैं, फिर लेक्चर हो जाएगा ख़त्म। ओके चलो, बस एक और। देखो मेरे पास यही 2 चार्जेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 charges placed in an external field। मतलब अब एक एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, समझ में आया, एक एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सपोज एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से पोटेंशियल है V, ठीक है, मतलब इस पूरे फील्ड में पोटेंशियल है V, और इस V में मुझे 2 चार्जेस लाने हैं। मतलब इस पूरे पोटेंशियल फील्ड में इमेजिन कर लो ये पूरा एक ऐसा पोटेंशियल फील्ड है, इसमें मुझे 2 चार्जेस लाने हैं। सपोज़ ये एक चार्ज लाना है Q1 और ये एक चार्ज लाना है Q2, ठीक है। Q1 को लाना है R1 डिस्टेंस पे, Q2 को लाना है R2 डिस्टेंस पे। अब ये कहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, वहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, सिंपल एज दैट। बस उसके बारे में तुम परेशान मत हो, इमेजिन कर लो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, या फिर अगर तुमको चाहिए तो इसको एक सोर्स चार्ज कंसिडर कर लो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। सो let the potential due to the source charge be capital B, ठीक है। कैपिटल B पोटेंशियल फील्ड है, इसमें मैं 2 चार्जेस को ला रहा हूँ। और एक चीज़ 1 और 2 का डिस्टेंस भी मुझे पता होगा, R12 हो जाएगा। यहाँ तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है ना, आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओके चलो, ये 2 पॉइंट चार्जेस लाने हैं मुझे। अब कैसे लाऊंगा मैं, पहले Q1 को लाऊंगा फिर Q2 को लाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे एक नया चीज़ ये आ गया है कि अब Q1 को लाने में वर्क 0 नहीं होगा। सो वर्क डन ऑन Q1 इज गोइंग टू बी Q1 इंटू V। इज दैट करेक्ट, इज दैट करेक्ट? ओके, V at what, R1। Similarly work done on second one will be what, work done on second one will be Q2 into V at R2। R2 पे कितना पोटेंशियल है सोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है। प्लस एक नया चीज़ ये आएगा कि जब तुम फर्स्ट चार्ज को ला चुके होगे तब इस चार्ज को लाने में ये सोर्स चार्ज तो अपोज कर रहा है, बट ये वाला चार्ज भी अब अपोज करेगा। तो जब ये वाला चार्ज भी अपोज करेगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल हमको मालूम है ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। सो देयरफॉर नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एनर्जी दैट वी आर गेटिंग, पूरे सिस्टम का ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एनर्जी वुड बी W1 प्लस W2। ये इसको पूरा पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना, ये सिर्फ सेकेंड चार्ज का इस फील्ड के साथ क्या पोटेंशियल एनर्जी वो निकाला है मैंने।
सेकेंड चार्ज और सोर्स चार्ज कंबाइन होके, सॉरी सेकेंड चार्ज और इस चार्ज कंबाइन होके और V के साथ क्या पोटेंशियल एनर्जी ये निकाला मैंने। अभी फर्स्ट चार्ज का इस फील्ड में क्या पोटेंशियल एनर्जी है या इस फील्ड के साथ पेयरिंग में क्या पोटेंशियल एनर्जी वो बाकी है इसमें, ठीक है। ये सब कुछ हमने सेकेंड चार्ज के लिए किया है। तो नेट हो जाएगा टोटल एडिशन और ये हो जाएगा Q1 इंटू वी एट R1 प्लस Q2 इंटू वी एट R2 एंड प्लस KQ1 Q2 एट R12। ये आ गया हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी। ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ सम सोर्स चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये पोटेंशियल आता है, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ये पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते गए तो यहाँ नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूसली। तो वो तुम थोड़ा वर्कआउट करोगे तो हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है करने का। अगर एंट्रेंस के लिए कर रहे हो JEE के लिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज बोर्ड्स के लिए करने का ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। ओके, सो आई होप जो भी किया हमने आज लेक्चर में सबको सब कुछ समझ में आया है। कुछ भी कैसा भी डाउट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर और व्हाटएवर लेक्चर, just don't hesitate to post it in the comments. Simply post it in the comments. I'll try to solve it as soon as possible. जैसे भी solve कर पाऊँगा मैं solve करूँगा। Okay, all right. So I hope everything is done for the day. Bye everyone and have a good day.